ओके, अब देखते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड्स ऑफ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म। अब इसमें दो चीज़ें देखने की है। एक तो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, दूसरी चीज़ कि इसमें रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म। ये भी एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ ही है कि इट इज़ अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ जिसमें रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज एसोसिएटेड विथ एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव बनेगा और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा विच विल लीड टू रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग, पर्टिकुलरली एट नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए एस्थमा के मेन। तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को है, याद रखने को। इट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, दूसरा इसमें रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तीसरा इट इज़ ड्यू टू एन एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू एन स्टिमुलस, और उसके बाद ये क्लिनिकल फीचर्स। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, तो इसमें जो एयरवे होता है उसकी जो लेयर्स होती है, जो वॉल्स होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। तो उस एयरवे में ये म्यूकस होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेमिना प्रोप्रिया, स्मूथ मसल्स होते हैं, एयरवे स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स होती है, कार्टिलेज होते हैं। ये लेयर्स है ऑफ द एयरवे। म्यूकस की थिकनिंग होगी, म्यूकस जो है वो थिक हो जाएगा। एपिथेलियम, उसमें जो गॉबलेट सेल होता है उसका हाइपरप्लेजिया होगा। लेमिना प्रोप्रिया में इन्फ्लेमेशन प्लस इओसिनोफिल इन्फिल्ट्रेशन होगा। स्मूथ मसल, उसमें भी हाइपरप्लेजिया होगा। ग्लैंड्स जो होंगे उसमें भी हाइपरप्लेजिया, इन शॉर्ट हाइपरप्लेजिया होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इओसिनोफिल इन्फिल्ट्रेशन होंगे, गॉबलेट सेल्स, हाइपरप्लेजिया, ये उसकी पैथोलॉजी होगी। ये सारे मिलके दे विल कॉज एयरवे रीमॉडलिंग विच इज़ रिवर्सिबल। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ होती है सब में अगर हम FEV1/FVC रेशियो करेंगे वो कम आएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ अगर डिफरेंशिएट करना हो देन ऑब्स्ट्रक्टिव में FEV1/FVC रेशियो डिक्रीज होता है, जबकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ में ये रेशियो नॉर्मल होता है या फिर इंक्रीज होता है। तो अस्थमा में ये रेशियो डिक्रीज होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्थमा, मेन तीन कैरेक्टरिस्टिक है: एयर फ्लो नैरोइंग, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एयर फ्लो नैरोइंग जो होता है ड्यू टू मसल इडीमा एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन विच इज़ रिवर्सिबल। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस इन रिस्पॉन्स टू ट्रिगर्स एंड ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रिगर्स क्या क्या होता है जिसके अगेंस्ट ये एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है। तो रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगर्स। रिस्क फैक्टर्स में एंडोजीनस रिस्क फैक्टर्स एंड environmental factors. Endogenous, they are genetic predisposition, atopy which is allergy, IgE mediated type 1 hypersensitivity reaction, then airway hyperresponse, gender and age, ethnicity, obesity, any viral infection. Environmental factors में allergens, occupational sensitizers and respiratory infections. ये रिस्क फैक्टर्स होता है, इनकी वजह से अस्थमा होता है। अब ट्रिगर्स क्या क्या है जो अस्थमा को मतलब ट्रिगर करते हैं, जो अस्थमा का अटैक जो होता है वो करवाते हैं ये ट्रिगर्स। वो है इनहेल्ड एलर्जेंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एनी एयर पोल्यूशन लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, इरिटेंट गैस, पैसिव स्मोकिंग, ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर्स एंड एस्पिरिन। तो ये याद रखना है, बीटा ब्लॉकर्स एंड एस्पिरिन। फिजिकल फैक्टर्स लाइक एक्सरसाइज, कोल्ड एयर, हाइपर वेंटिलेशन, इमोशनल स्ट्रेस एंड हाउस होल्ड इरिटेंट्स, स्प्रे, फ्यूम्स एट्सेट्रा। तो ये इमेज दी हुई है, ये हमारी नॉर्मल एयरवे होती है। अस्थमेटिक एयरवे, उसमें जो एयरवे की जो वॉल होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वॉल इज इन्फ्लेम्ड एंड थिकन्ड, स्मूथ मसल भी टाइट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है, ये याद रखो। इसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस, ट्रिगर फैक्टर से एक्सपोज हुए, एयरवे इन्फ्लेमेशन हुआ, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, उसकी वजह से म्यूकस हाइपर सिक्रीशन होगा, एयरवे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल मेम्ब्रेन। All these things will lead to narrowing of the breathing passage, which will lead to symptoms: wheezing, coughing, shortness of breath and tightness of chest. ये कार्डिनल सिम्टम्स है ऑफ अस्थमा के: wheezing, coughing, shortness of breath and chest tightness. Classification of asthma based on type of antigen, and based on trigger. Based on type of antigen में ये या तो अर्ली ऑनसेट ऑल्सो नोन एज एलर्जिक और एक्सट्रिंसिक अस्थमा, क्योंकि इसमें
बाहर के फैक्टर्स जो एलर्जेंस होता है वो अस्थमा कॉज करते हैं। तो फिर है लेट ऑनसेट, लार्ज नहीं, लेट ऑनसेट अस्थमा, जो नॉन एलर्जिक एंड इंटेंसिक होता है। जो एंडोजिनस फैक्टर्स थे दे कॉज लेट ऑनसेट अस्थमा। बेस्ड ऑन ट्रिगर्स दे आर सीजनल, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, ड्रग इंड्यूस्ड, ऑक्यूपेशनल, स्मोकर्स, देन कफ वेरिएंट अस्थमा। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट एटोपिक होता है जो एक्सोजेनिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर से वो करवाता है, और लेट ऑनसेट नॉन एटोपिक होता है जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स करवाता है। अब ऑनसेट एलर्जिक होगा तो इसमें अर्ली एज से ही सिम्टम्स, अर्ली ऑनसेट है तो अर्ली एज में डेवलप होगा, लेट ऑनसेट है तो लेट एज में डेवलप होगा। इंडिविजुअल ये एटोपिक इंडिविजुअल होता है, ये नॉन एटोपिक। एलर्जन का रोल अर्ली ऑनसेट में ज़्यादा होता है, लेट ऑनसेट में नहीं होता। फैमिली हिस्ट्री, अर्ली ऑनसेट जो एलर्जिक वाला है उसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव या फिर लेस कॉमन और एब्सेंट। ट्रिगरिंग इवेंट इनमें एलर्जेंस होता है अर्ली ऑनसेट में, लेट ऑनसेट में यानी इन्फेक्शन, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है वो, इन्फेक्शन बाय स्टेफोरियस, एस्पिरिन, पॉल्यूटेंट्स, ये सब। आईजी लेवल एटोपिक में इंक्रीज होंगे, दूसरे में नॉर्मल होंगे। स्किन हाइपरसेंसिटिविटी टेस्ट पॉजिटिव इन एटोपिक, नेगेटिव इन अदर। रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन टेस्ट, ये होता क्या है, हम पेशेंट को जानबूझ के कोई एलर्जन देंगे या फिर कोई ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देंगे, लाइक मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, एटोपिक होता है वो पॉजिटिव, एयरवे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा एलर्जन की रिस्पॉन्स में। तो एटोपिक में पॉजिटिव और दूसरे में नॉन एटोपिक में नेगेटिव। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है इन एटोपिक, इट हैज़ ऑल्सो गुड प्रोग्नोसिस। ओके, ये याद रखना है, जो एटोपिक में है उसमें गुड प्रोग्नोसिस होती है। तो ये डिफरेंस हो गया मेन बिटवीन अर्ली ऑनसेट अस्थमा एंड लेट ऑनसेट अस्थमा। फिर ये सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वो है मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स। Mast cells, they increase mucus secretion, bronchoconstriction, vasodilation, increase vasovascular permeability and cause edema. cause eosinophilia, जिसके ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ये एक पैथोजेनेसिस, फिर से वही, ये सारे ट्रिगर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अल्टीमेटली कॉज ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, फिर ब्रोंकियल हाइपरसेंसिटिविटी एंड ट्रिगरिंग फैक्टर्स कॉज एडिमा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन, एयरवे नैरोइंग होती है, और फिर ये सिम्टम्स होते हैं। ये माइक्रोपैथोलॉजिकल चेंजेस हैं अस्थमा। अगर हम कोई भी एस्थमेटिक पेशेंट का स्प्यूटम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। एक म्यूकस प्लग दिखेंगे, दूसरा है कर्शमैन स्पाइरल, जो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। 3 C याद रखना है हमें बेसिकली, कर्शमैन स्पाइरल, चारकोट-लेडेन क्रिस्टल्स एंड क्रियोला बॉडीज। चारकोट-लेडेन क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके के दिखेंगे, इओसिनोफिलिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरा जो पहले बताया था, इओसिनोफिल इनफिल्ट्रेशन, नेक्रोसिस, सबम्यूकोसा ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल, ये सारे पैथोलॉजिकल फीचर्स। ये 3 C याद रखना, कर्शमैन स्पाइरल, चारकोट-लेडेन क्रिस्टल एंड क्रियोला बॉडीज। अब फिजिकल साइंस, क्लिनिकल फीचर्स जो पहले बताए थे मेन, वो इंस्पेक्शन में इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स। परकशन में हमें हाइपर रेजोनेंट नोट सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज होती है उसमें हमें एक्सपीरेशन में प्रॉब्लम आती है। तो एयर इनहेल तो कर लेते हैं लेकिन एक्सपीरेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से एयर ट्रैप्ड रहती है इन द लंग्स, एयर इज ट्रैप्ड, तो इसकी वजह से हमें हाइपर रेजोनेंट नोट देखने को मिलती है इन परकशन। ऑस्कल्टेशन में वास्कुलर ब्रीथ साउंड्स इंक्रीज इन द एक्सपीरेशन, वीज सुनने को मिलेगी ऑन एक्सपीरेशन। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसका रिजल्ट पहले बताया, FEV1/FVC रेशियो इज डिक्रीज्ड, FEV1 ऑल्सो डिक्रीज्ड, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ रिवर्सिबल। तो अगर हम कोई भी पेशेंट जिसमें FEV1/FVC रेशियो लो आ रहा है उसमें अगर हम इनहेलिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे लाइक अल्ब्यूटेरॉल, तो उसमें अगर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, FEV1 इंक्रीज बाय 12% या फिर मोर देन 200 ml उसकी वैल्यू हो गई, देन हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, तो उससे हमारा डायग्नोस कंफर्म हो जाएगा, इट इज़ अस्थमा। क्योंकि अस्थमा में रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, COPD में इरिवर्सिबल। ये मेन चीज़ हो गई, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, FEV1/FVC रेशियो कम आएगा, FEV1 वो भी कम आएगा। ब्रोंको डायलेटर देंगे, उसमें FEV1 इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 200 ml और 12%, तो इससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा अस्थमा।
अब ये क्लासिफिकेशन दी हुई है ऑफ अस्थमा सिवियरिटी की। इसमें इंक्लूड करते हैं सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, नाइट टाइम अवेकनिंग ड्यू टू एग्जैसर्बेशन, साबा लेने की नीड कब पड़ती है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट यूज फॉर सिम्टम कंट्रोल, इंटरफेरेंस विथ नॉर्मल एक्टिविटी। ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे इंटरमीडिएट में लेस देन 2 डेज पर वीक सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड में मोर देन 2 डेज पर वीक, मॉडरेट में डेली होता है और सीवियर में थ्रू आउट द डे होता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन दी हुई है, इंटरमीडिएट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, परसिस्टेंट। इंटरमीडिएट एंड परसिस्टेंट में भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब एक्यूट सीवियर अस्थमा और अस्थमा विथ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, उसके बारे में डिफरेंस। एक्यूट सीवियर अस्थमा वही है स्टेटस अस्थमेटिकस। तो इसमें डिस्पनिक होगा पेशेंट विल स्पीक इन वर्ड्स, लाउड वीज सुनने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी रेट दोनों में सेम है अराउंड। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो है वो एक्यूट सीवियर अस्थमा में थोड़ा सा बेटर होगा। एक्सेसरी मसल यूज होगी इन एक्यूट सीवियर अस्थमा, हार्ट रेट ज़्यादा होगी इन एक्यूट सीवियर अस्थमा। अस्थमा विद इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगी। देन पल्सस पैराडॉक्स पैराजोनोकाइन एक्यूट सीवियर अस्थमा। अस्थमा फिर इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब एकदम एंड स्टेज में, उसमें पेशेंट जो है वो म्यूट होगा, साइलेंट एंड कन्फ्यूज्ड, हमें वीज सुनाई नहीं देगी, साइलेंट चेस्ट होगी, पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया एंड पल्सस पैराडॉक्स विल बी एब्सेंट। उसके बाद अब ट्रीटमेंट में आते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइन फॉलो होती है जिस 2022 जीना गाइडलाइन। जो मेन स्टे ट्रीटमेंट थी वो थी साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट अलोन, लेकिन इसके रेगुलर यूज़ करने से देर आर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एग्जैसर्बेशन। एग्जैसर्बेशन मतलब वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स। तो इसी वजह से साबा अभी अलोन यूज़ नहीं होती, अभी लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो मेन स्टे ट्रीटमेंट है। अब अस्थमा के ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें होती है, कंट्रोलर एंड दूसरा रिलीवर। तो कंट्रोलर प्लस प्रीफर्ड रिलीवर ये एक ट्रैक हो गया, कंट्रोलर प्लस अल्टरनेटिव रिलीवर ये दूसरा हो गया। तो अल्टरनेटिव रिलीवर की तरह हम यूज़ करते हैं साबा। प्रीफर्ड रिलीवर इज लो डोज ICS फॉर्मेट्रॉल, कॉम्बिनेशन। अब स्टेप वाइज मैनेजमेंट है, स्टेप 1 एंड 2 में लो डोज ICS फॉर्मेट्रॉल, स्टेप 3 में लो डोज मेंटेनेंस ICS फॉर्मेट्रॉल, स्टेप 4 में मीडियम डोज, स्टेप 5 में हम ICS फॉर्मेट्रॉल उसके साथ एड ऑन लामा प्लस एनी दिस 3 ड्रग्स anti-IgE, anti-IL-5 एंड anti-IL-4, और जो ICS फॉर्मेट्रॉल है वो भी हाई डोज। तो ये स्टेप वाइज मैनेजमेंट। पहले में एज एंड व्हेन नीडेड लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेट्रॉल, स्टेप 2 में लो डोज CS प्लस फॉर्मेट्रॉल, स्टेप 3 में मीडियम डोज, स्टेप 4 में हाई डोज प्लस फॉर्मेट्रॉल प्लस लामा एड ऑन प्लस वो 3 ड्रग्स anti-IL-5, anti-IL-4 एंड anti-IgE। इन सब के नाम बाद में देखते हैं। फिर ये ट्रैक 2 अल्टरनेटिव रिलीवर, इसमें साबा यूज़ करता है फॉर्मेट्रॉल की जगह, बाकी सब सेम है। ये ड्रग्स है साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। इसका एक साइड इफेक्ट वो है इट कॉजेज ट्रेमर्स, के ट्रेमर्स कॉज करता है। ICS का साइड इफेक्ट वो है ओरल कैंडिडियासिस। ये सारे ड्रग्स के एग्जांपल है। साबा में साल्बिटामोल, टर्बिटैलिन। जो इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। साबा यूज़ करते हैं, लामा यूज़ करते हैं, ICS यूज़ करते हैं, और ये बाकी 3। तो इसके एग्जांपल याद रख लेना, जो टिक किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं। anti-IgE एंटीबॉडी उसमें हम यूज़ करते हैं ओमालिजुमाब, IL-5 वो है मेपोलिजुमाब, IL-4 इज रेसलिजुमाब, प्लस ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं हम विच इज़ मोंटेकुलास्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है मोंटेकुलास्ट विच इज़ ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर। तो यही था पूरा अस्थमा के बारे में, होपफुली क्लियर हो गया होगा। स्टेप वाइज मैनेजमेंट, लो डोज एज एंड व्हेन नीडेड लो डोज, फिर उसके बाद लो डोज मेंटेनेंस, देन मीडियम डोज, देन हाई डोज प्लस अदर एक्स्ट्रा ड्रग्स। ये डिफरेंसेस, ये क्लासिफिकेशन, देन डायग्नोसिस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन फिजिकल साइंस एंड एग्जामिनेशन, उसमें इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, दिस क्लिनिकल फीचर्स, हाइपर रेजोनेंट नोट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वीज ऑन एक्सपिरेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन ये भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोपैथोलॉजिकल चेंजेस इन अस्थमा। देन पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस,
डिफरेंसेस बिटवीन एटोपिक एंड नॉन एटोपिक, रिस्क फैक्टर्स, डेफिनेशन, ये सब। तो ये था पूरा ब्रोंकियल